नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एस एन भारती और आप देख रहे हैं करंट अफेयर सेगमेंट का नया वीडियो। और आज तारीख है आपको 11 अगस्त 2025। हम लोग जो है 10 और 11 अगस्त 2025 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उस सभी पर डिस्कस करेंगे। चलिए हम लोग बातचीत कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से और देखते हैं कि क्या है पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने में। और पहला क्वेश्चन जो है, हाल ही में एक दिवस मनाया गया है। कौन सा दिवस मनाया गया है? नागासाकी दिवस मनाया गया है। तो देख लेते हैं नागासाकी दिवस के बारे में। तो नागासाकी दिवस जो है प्रतिवर्ष कितने तारीख को मनाया जाता है? तो नागासाकी दिवस जो है प्रतिवर्ष कहते हैं तो ये आपको 9 अगस्त को मनाया जाता है ना। एक दिवस आप लोगों को जो है पहले ही करवा चुके हैं 6 अगस्त को। कौन सा दिवस? हिरोशिमा दिवस। उम्मीद है कि आपको याद होना चाहिए कि 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है ना। और आपको बता रहे हैं कि क्या कि 9 अगस्त को कौन सा दिवस? नागासाकी। ठीक है, तो 9 अगस्त को जो है आपको कौन सा दिवस मनाया जा रहा है? नागासाकी दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। क्यों मनाते हैं? वैसे तो कहानी आपको बता चुके हैं 6 अगस्त वाले वीडियो में। आपको एक बार फिर से बातचीत कर लेते हैं, यहाँ पे शॉर्ट में बातचीत करते हैं। क्या है कहानी देख लेते हैं कि 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जो है जापान के नागासाकी पर परमाणु बम गिराया। और बम का जो है डिजाइन का कोड नाम क्या है? डिजाइन के कारण जो इसका नाम रखा गया था, क्या नाम रखा गया था? फैटमैन। ये बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है तो अच्छे से आपको याद रहना चाहिए कि फैटमैन जो है कितने तारीख को गिराया गया था? तो 9 अगस्त को गिराया गया था। जबकि आपको यदि पूछे कि लिटिल बॉय कितने तारीख को गिराया गया था, तो लिटिल बॉय जो है 6 अगस्त को गिराया गया था, है ना। तो 6 अगस्त को जो लिटिल बॉय गिराया गया था ये कहां पर? तो ये आपको हिरोशिमा, जापान का जो हिरोशिमा शहर है यहाँ गया था। जबकि यदि बात करें कि फैटमैन, तो फैटमैन जो है जापान के किस शहर पर? तो जापान के आपको नागासाकी शहर पर जो है कौन सा बम गिराया गया था? ये परमाणु बम गिराया गया था। यहाँ पर हम डिटेल बात नहीं कर सकते हैं। आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स के अंतर्गत हम शॉर्ट में ही बातचीत करेंगे, है ना। 1945 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो है हिरोशिमा और नागासाकी पर कह सकते हैं कि परमाणु बम गिराया। और इससे क्या होती है? ये दोनों शहर क्या हो जाती है? बर्बाद हो जाती है। और इसके बाद 15 अगस्त 1945 को जापान जो है क्या कर देता है? आत्मसमर्पण कर देता है। और जैसे ही जापान आत्मसमर्पण करता है, द्वितीय विश्व युद्ध क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है ना। तो द्वितीय विश्व युद्ध क्या हो जाता है? समाप्त होता है कितने तारीख को? आपको 15 अगस्त को। लेकिन यहां से भी एक प्रश्न पूछा गया है कि औपचारिक रूप से पूर्णतः कह सकते हैं कि कब समाप्त होती है द्वितीय विश्व युद्ध? तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है पूर्णतः समाप्त होती है आपको कितने तारीख को? तो ये 2 सितंबर 1945 को समाप्त होती है। 2 सितंबर 1945 को समाप्त क्यों कहते हैं? मान चलिए कि औपचारिक रूप से आत्मसमर्पण करना पड़ता है इनको। यहाँ पर जो है ये सिग्नेचर करता है, साइन करता है ना। औपचारिक समझौते कह सकते हैं कि ये हस्ताक्षर करता है किसके द्वारा? ये जापान के द्वारा। तो जापान के द्वारा जो है हस्ताक्षर कर दिया जाता है कि अब जो है मेरे द्वारा किसी प्रकार का कोई युद्ध नहीं किया जाएगा। और युद्ध से द्वितीय विश्व युद्ध से वो क्या होता है? वापस होता है। यहाँ पर जो है पूर्णतः समाप्त होता है आपको 2 सितंबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध। यहाँ से आपको जो जो फैक्ट बन रहा है उसको क्या करना है? अपने कॉपी में अच्छे से लिखना है। चलिए, उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। यहाँ पर देखिए ये आपको जो है नागासाकी शहर का लिया गया है, एक तस्वीर लिया गया है। जब मान चलिए कि आपको यहाँ पर जो है फैटमैन जब गिराया जाता है ना, तो फैटमैन के बाद आप समझ ही रहे हैं कि आपको उस दिन भी बताए थे कि टेम्परेचर कितना हो जाता है? लगभग 4000 डिग्री तापमान हो जाती है। समझ रहे हैं? कुछ भी नहीं बचेगा, है ना। तो यहाँ पर जो है कह सकते हैं कि चंद मिनटों के साथ सभी चीज समाप्त हो जाती है ना। और जो व्यक्ति, एक बार बात बता देते हैं कि जो खास करके मधुबनी से देख रहे हैं ना, मधुबनी के मान के चलिए कि मधुबनी से भी आपको एक चैनल पर ये वीडियो आपको प्रसारित होती है। तो जो भी बच्चे मधुबनी से देख रहे हैं उनके बारे में बता देते हैं और उनको कैसे पढ़ना है। और साथ साथ सभी को एक बार फिर से बात कर लेते हैं कि कैसे हम लोगों को तैयारी करना है, खासकर किसके बारे में? करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के लिए आपको क्या करना है? एक आपको अच्छा सा जिसमें कि 400 पेज सादा कॉपी लेना है ना। एक 400 पेज वाला क्या करना है? एक कॉपी लेना है। और उसमें आपको सबसे पहले क्या करना है? जो मान के चलिए आपको देते हैं करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, है ना। जैसे मान के चलिए कि आपको दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन, क्या हाल ही में राजस्थान के खैरतल तिजारा जिले का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? ये तो क्वेश्चन आपको लिखना है ना। लेकिन ये जो आपको दे रहे हैं ये तो वैसे आपको समझाने के तौर पर देते हैं, लेकिन आपको लगे कि मान के चलिए कुछ महत्वपूर्ण यहाँ से प्रश्न बन रहा है। जैसे मान के चलिए कि अभी आपको पता है यहाँ पर नागासाकी के बारे में बताया है ना, कि मान के चलिए कि कब समाप्त हो रही है। आपको हिरोशिमा पर मान के चलिए कितने तारीख को बम गिराया गया। ये सब फैक्ट को क्या करना है? अपने क्वेश्चन के साथ, जैसे कि जो क्वेश्चन होगा नंबर उसके साथ आपको नीचे में लिख लेना है। जिससे क्या होगा कि आपका तैयारी क्या होगा? करंट अफेयर्स के साथ साथ आपका जीएस भी क्या होगा? बेहतर होता जाएगा, है ना।
उम्मीद है कि समझ रहे होंगे और आप अच्छा सा एक कॉपी तैयार करेंगे और प्रतिदिन आप लिखते जाएंगे। यदि पीडीएफ की आवश्यकता पड़ेगी, पीडीएफ आपको भी प्रोवाइड किया जाएगा। पीडीएफ आपको बता ही देते हैं कि किस चैनल पर मिलता है, आगे हम बताएंगे आपको। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कैसे पढ़ना है और अच्छे से आपको लिखते जाना है प्रतिदिन। आप जब तक लिखिएगा नहीं तब तक आपको याद होगा नहीं। इसलिए तो जो मान के चले कि आपको तो ऑफलाइन मिल ही रहा है, ऑफलाइन के साथ साथ यदि बात करते हैं कि ऑनलाइन, तो ऑनलाइन पर अभी तत्काल आपको करंट अफेयर्स मिल रहा है और सर जो है आपको ऑफलाइन भी पढ़ाएंगे और यहाँ पर हम लोग बातचीत करेंगे। कभी कभी हो सकता है कि मान के चलिए कि आप लोगों से जो है डायरेक्ट मधुबनी भी आके बातचीत किया जाएगा। चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं, अगले क्वेश्चन पर बातचीत करते हैं। और अगला क्या क्वेश्चन है हम लोग देखते हैं ना। और अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। हाल ही में क्या है कि हाल ही में राजस्थान के खैरतल तिजारा जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो राजस्थान के जो खैरतल तिजारा जिले का नाम जो है बदलकर क्या रख दिया गया है, ये भर्तहरि नगर रखा गया। क्या नाम रखा गया, ये भर्तहरि नगर रखा गया। क्यों ऐसा करना पड़ा है राजस्थान का, तो आइए देख लेते हैं इसके बारे में, है ना। तो राजस्थान सरकार में अभी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है, कौन है मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री हैं आपको भजन लाल शर्मा है, ठीक है। और इनके कह सकते हैं कि जो मान चलिए कि इनका जो मंत्री परिषद है, इनके द्वारा ही ये प्रस्ताव को क्या कर दिया गया है, मंजूरी दे देगा। और जैसे ही मान चलिए कि राजस्थान सरकार के द्वारा क्या होता है, ये मंजूरी मिलती है। थोड़ा आवाज फंस रहा है, चलिए कोई बात नहीं है ना। राजस्थान सरकार के द्वारा कह सकते हैं कि खैरतल तिजारा जिले का नाम क्या हो जाता है, ये बदला जाता है और इसका नाम क्या होता है, भर्तहरि नगर कर दिया जाता है ना। तो ध्यान रखना है कि राजस्थान सरकार के द्वारा जो है किस जिले का नाम, तो खैरतल तिजारा जिले का नाम बदलकर क्या कर रहा है, ये भर्तहरि नगर रखा जा रहा है। और इसको जो है सीधी सी बात है कि यहाँ पर जो है आपको राजस्थान का जो मंत्रिपरिषद है इनके द्वारा क्या मिल जाता है, इनको मंजूरी मिल जाता है ना। और उसके बाद इसका नाम मान के चलिए बदलने का जो रखा जा रहा है, क्यों बदला जा रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर यदि राजस्थान जाइएगा तो आपको एक धाम देखने को मिलेगा। कौन सा धाम, तो ये भर्तहरि धाम, नाम ही है धाम का, है ना। ये हिंदू तीर्थस्थल है। ये भर्तहरि धाम की एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्ता है और इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन के द्वारा जो है खैरतल तिजारा जिले का नाम क्या कर रहा है, बदलकर भर्तहरि नगर रखा जा रहा है ना। ये किस जिले का नाम, तो खैरतल तिजारा जिले का नाम जो है बदलकर क्या रखा जा रहा है, भर्तहरि रखा जा रहा है। और भर्तहरि की जो लोक कह सकते हैं कि आपको जो यहाँ पर जो नामकरण दिखाई पड़ रहा है, तो भर्तहरि ये जो लोक मान्यता है और क्षेत्र में कह सकते हैं कि उनकी लोकप्रियता और सम्मान की, ये क्या कह सकते हैं एक तरह से सम्मान देने की यहाँ पर महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। तो सीधी सी बात है कि भर्तहरि आपको क्या लोक मान्यता यहाँ पर बहुत ज्यादा है देखने को। ये जो भर्तहरि धाम देखने को मिल रहा है, ये किस धर्म से जुड़ा हुआ है, तो ये हिंदू तीर्थ स्थल से जुड़ा हुआ है। आइए थोड़ा सा यहाँ पर शॉर्ट में कहानी भी कर लेते हैं। थोड़ा सा ये आपको बता देते हैं कि आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे तो एक राजा का नाम पढ़े होंगे विक्रमादित्य के बारे में, है ना। उज्जैन के एक राजा हुआ करते थे, क्या राजा हुआ करते थे, आपको विक्रमादित्य नाम सुने हैं। उम्मीद है कि आप लोग जब हिस्ट्री पढ़े होंगे या नहीं पढ़े हैं तो आपको सर के द्वारा पढ़ाया जाएगा, अच्छे से पढ़ाया जाएगा। तो आपको नाम मिलेगा किनका, तो आपको नाम मिलेगा विक्रमादित्य। तो ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये जो भर्तहरि, ये जो राजा विक्रमादित्य नहीं है, ये कौन है, आपको ये भर्तहरि है। कौन राजा है, ये भर्तहरि है। और भर्तहरि जो कह सकते हैं कि उज्जैन के राजा थे। कहाँ के राजा थे, ये उज्जैन के राजा थे। और इनके छोटे भाई हुआ करते थे, कौन, विक्रमादित्य हुआ करते थे। और भर्तहरि जो है एक निश्चित समय के बाद ये क्या होते हैं, ये संत बन जाते हैं। ये जो आपको भर्तहरि दिखाई पड़ रहा है, ये निश्चित समय के बाद क्या हो जाता है, ये संत मान चलिए एक तरह से अपना राजपाट त्याग देते हैं और अपना राजपाट त्याग करके किसको दे देते हैं, छोटे भाई को दे देते हैं, है ना। ये छोटे भाई को, सीधी सी बात है, याद रखना है कि छोटे भाई को दे देते हैं। और छोटा भाई का क्या नाम है, छोटा भाई का ही नाम है विक्रमादित्य। नाम सुने होंगे, प्रसिद्ध राजा है आपको, कौन सा, उज्जैन के राजा विक्रमादित्य, है ना। तो ये किनके भाई हुआ करते थे, उज्जैन के राजा विक्रमादित्य, ये हुआ करते थे भर्तहरि। और इन्हीं के नाम से आपको देखने को मिलता है भर्तहरि धाम देखने को मिलता है, जो कहां पर देखने को मिल रहा है, ये राजस्थान में देखने को मिल रहा है। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। और विक्रमादित्य यदि बात करें कि उज्जैन के राजा है, तो हम यहाँ पर आप लोगों को उज्जैन के राजा के बारे में पढ़ा नहीं रहे हैं। उज्जैन के राजा के बारे में मान के चलिए आपको विक्रमादित्य के बारे में कौन पढ़ाएंगे, जो इतिहास के आपके सर हैं। तो इतिहास वाले जो सर हैं आपको विशेष जानकारी बताएंगे किसके बारे में, आपको विक्रमादित्य के बारे में। तो यहाँ पर हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो करंट अफेयर्स को कैसे जोड़ा जाता है दूसरे विषय से, तो ये भी हम लोग को ध्यान रखना है। कि मान के चलिए अब जैसे हो सकता है कि आने वाले दिनों में यदि आपको हिस्ट्री से प्रश्न उठाए, तो हिस्ट्री से जैसे मान के चलिए कि मान के चलिए कोई प्रश्न लेना है तो किस राजा से लेंगे, तो विक्रमादित्य से लेंगे। यही होता है मान के चलिए किसका पढ़ने का फायदा आपको होता है, करंट अफेयर्स पढ़ने का फायदा होता है। इसीलिए डेली करंट अफेयर्स आप लोग कम से कम 15 से 20 मिनट है ना, 15 से 20 मिनट आप समय दीजिए। आप अच्छे से आपको कवर होता जाएगा, आपको इसके साथ साथ जीएस भी कवर होता जाएगा। चले हम लोग अगले प्रश्न पर।
चलिए अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगला क्या प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने ब्रिटेन में अध्ययन के लिए अटल सेवनिंग छात्रवृत्ति को शुरू किया है? तो ध्यान से प्रश्न को पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे कि हाल ही में किस राज्य के द्वारा ब्रिटेन में अध्ययन के लिए अटल सेवनिंग छात्रवृत्ति को शुरू किया गया है। और शॉर्ट में यदि बात करें कि अटल सेवनिंग छात्रवृत्ति किस राज्य के द्वारा स्टार्ट किया गया है, तो ये स्टार्ट किया गया है किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश के द्वारा। उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है कौन है? योगी आदित्यनाथ है। और इनके नेतृत्व वाली जो सरकार है उत्तर प्रदेश की जो कैबिनेट है, तो भारत रत्न कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से ही जो है क्या नाम रखा गया है आपको? अटल बिहारी वाजपेयी सेवनिंग उत्तर प्रदेश, है ना। तो ये जो है आपको सेवनिंग उत्तर प्रदेश कह सकते हैं। एक छात्रवृत्ति लाया गया है किसके द्वारा? तो उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा। तो ये छात्रवृत्ति किस राज्य के द्वारा? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा लाया गया है। और ये ध्यान रखना है ना, क्या नाम है? तो ध्यान रखना है। हम लोग शॉर्ट में बात करें, मान चलिए इतना जरूरत नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी का पूरा नाम अटल सेवनिंग आपको छात्रवृत्ति याद रखना है। अटल सेवनिंग छात्रवृत्ति किस राज्य के द्वारा? तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा, है ना। और इसके द्वारा क्या होगा? अटल सेवनिंग की यदि बात करें कि इसके द्वारा होगा क्या, मान चलिए किसको मिलेगा? खास करके इस पहल से जो होगा राज्य के जो मेधावी छात्र होंगे, है ना, जो इंटेलिजेंट छात्र होंगे, उनको जो है जैसे ही मान चलिए कौन सा मिलेगा? अटल सेवनिंग छात्रवृत्ति मिलेगा। इसके लिए क्या होगा? यूनाइटेड किंगडम में, अर्थात यूके कर सकते हैं या ब्रिटेन कर सकते हैं या लंदन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप, है ना। यूनाइटेड किंगडम में उनको शिक्षा प्राप्त ये कर पाएंगे। कहां पर? ये विदेश में। कौन से देश में? यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम की बात कर रहे हैं, जिसको यूके शॉर्ट में बोल सकते हैं, या आप कह सकते हैं क्या ब्रिटेन बोल सकते हैं, या आप लंदन बोल सकते हैं, कुछ भी बात कर सकते हैं। इसकी राजधानी लंदन है। तो ये आपको यूनाइटेड किंगडम में क्या करेंगे? ये उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। इस योजना के तहत राज्य सरकार के प्रति कह सकते हैं कि प्रति छात्र जो है आपको लगभग 23 लाख रुपए का योगदान देगी। किसके द्वारा? ये आपको उत्तर प्रदेश देगी। और इसके बाद जो मान के लिए जो शेष राशि होगी, है ना, ये यूके के एफसीडीओ द्वारा ये मान के लिए एक तरह से वहन की जाएगी। और इसी वजह से जो है ये हाथ मिलाया है किसके द्वारा? एक तरह से कह सकते हैं उत्तर प्रदेश ब्रिटेन के द्वारा, है ना। तो ये ध्यान रखना है, ये छात्रवृत्ति लाई जा रही है। और जैसे ही नाम आता है उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश के बारे में हम लोग जल्दी से बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है। जब भी राज्य आएगा, एक बार फिर से आपको बात कर रहे हैं कि जब भी राज्य आएगा तो राज्य के बारे में बात क्या करेंगे? राज्य की राजधानी क्या है, वहां के मुख्यमंत्री कौन है, उसके बाद आपको राज्यपाल कौन है, और लोकसभा की कितनी सीटें हैं और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। इससे क्या होगा? जब भी आप मान चले कि भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़िएगा, तो आपको लोकसभा और राज्यसभा की सीटें याद नहीं करना पड़ेगा। प्रतिदिन जब हम पढ़ेंगे किसी न किसी राज्य के बारे में बात करेंगे, तो आपको कोई ना कोई एक राज्य आएगा जिसके बारे में मान चलिए कि हम प्रतिदिन बात करेंगे। इससे क्या होगा? आपको याद करना आसान हो जाएगा, है ना। तो इसलिए जो है जब भी राज्य आएगा तो शॉर्ट में मान चलिए 1 मिनट लगेगा पढ़ने में, तो 1 मिनट जब पढ़ने में लगेगा, हम लोग आसानी से यहाँ पर क्या करेंगे? बातचीत करेंगे। उत्तर प्रदेश जब जैसे ही नाम आया, क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। और मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ है। लोकसभा कितनी सीटें हैं? 80 सीटें हैं। और राज्यपाल कौन है उत्तर प्रदेश के? तो उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल है कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। और राज्यसभा की यदि सीटों की बात करें तो राज्यसभा की कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश में? तो 31 सीटें, सर्वाधिक सीटें आपको उत्तर प्रदेश से देखने को मिलेगा राज्यसभा में। और लोकसभा की सर्वाधिक सीटें कहां से देखने को मिलता है? आपको उत्तर प्रदेश से, जो कि 80 सीटें हैं, है ना। तो ध्यान रखना है आपको कौन सा छात्रवृत्ति? तो आपको अटल, है ना, अटल सेवनिंग छात्रवृत्ति, जो किसको मिलेगा? तो खास करके कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के छात्रों को ही मिलेगा, है ना। उत्तर प्रदेश के छात्रों को कहां पर पढ़ाई करने के लिए? तो यूके में पढ़ाई करने के लिए, लंदन में पढ़ाई करने के लिए ये छात्रवृत्ति दी जाएगी। उम्मीद है कि आप लोग प्रश्न को समझ रहे होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला क्या प्रश्न कह रहा है देख लेते हैं। चलिए आइए बातचीत कर लेते हैं अगला प्रश्न। और अगला जो प्रश्न देखने को मिल रहा है, देखिए क्या है। हाल ही में सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किए गए पहले कॉमन सेंट्रल सचिवालय भवन का नाम क्या है? इसका नाम जो रखा गया है, क्या नाम रखा गया है? कर्तव्य भवन नाम रखा गया है ना। तो कर्तव्य भवन क्या है? तो ये क्या है? आपको कॉमन सेंट्रल सचिवालय। तो कॉमन सेंट्रल सचिवालय, कॉमन सेंट्रल सचिवालय क्या होती है? जितने भी मान चलिए मंत्री है, उसका कहीं ना कहीं क्या किया जाएगा? कोई ना कोई एक तरह से जो जितने भी काम किया जाएगा, है ना, जो कागजात वाला काम होता है, कहाँ पर होती है? तो सभी होती है सचिवालय में होती है ना। जितने भी मंत्री होते हैं सबका अपना एक ऑफिस होता है। और अपना ऑफिस में मान चलिए जितने भी काम होंगे वो कहाँ पर होगा? तो सचिवालय के अंतर्गत होगा। अब पहले क्या होता था? मान चलिए यदि गृह मंत्रालय का सचिवालय, तो गृह मंत्रालय का सचिवालय अलग है, वित्त मंत्रालय का अलग है, रक्षा मंत्रालय का अलग है। तो सभी अलग अलग होता है, जिससे क्या होता है? थोड़ा सा एक तरह से कह सकते हैं कि व्यवधान होता है कोई भी काम आसान करवाने के लिए, है ना। जब एक ही महल के अंदर हो तो ये क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। और इसी वजह से जो है
हाल ही में सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत ये रखा गया है, क्या रखा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया है कॉमन सेंट्रल। इसका मतलब क्या है, कॉमन सेंट्रल कहने का मतलब है कि एक ही बिल्डिंग में आपको क्या देखने को मिलेगा, बहुत सारा मंत्रालय का एक तरह से सचिवालय देखने को मिलेगा। और इसका नाम सभी को मिलाकर क्या रखा गया है, इसका नाम रखा गया है कर्तव्य भवन रखा गया है ना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कर्तव्य भवन का क्या कर दिया गया है, उद्घाटन किया गया है। सिंपल सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ही किया जाएगा। और प्रस्तावित 10 साझा केंद्रीय सचिवालय भवनों में से पहला का उद्घाटन हो चुका है ना। धीरे धीरे उद्घाटन किया जाएगा, मान चलिए पहला उद्घाटन हुआ है, उसके बाद दूसरा उद्घाटन किया जाएगा, इस तरह से कितने, तो 10 का उद्घाटन किया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य क्या है, विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को एक ही परिसर में लाना है ताकि प्रशासनिक कार्यकुशलता को क्या किया जा सके, आगे बढ़ाया जा सके। यदि बात करें कि पीडीएफ आपको कहां से मिलेगा, तो पीडीएफ के लिए आपको जाना पड़ेगा कहां पर, तो टेलीग्राम में जाएंगे, है ना। और टेलीग्राम पर आपको जाएंगे तो टेलीग्राम पर आपको एक चैनल सर्च करना है, किस चैनल को, तो आपको सानवी जीएस सेंटर पटना सर्च करना है ना। यदि आप सानवी जीएस सेंटर पटना सर्च करते हैं तो आपको एक चैनल आ जाएगा। और इस पे जो है आपको प्रतिदिन का क्या किया जाता है, आपको पीडीएफ को प्रोवाइड किया जाता है। तो पीडीएफ प्रोवाइड करने के लिए आपको पीडीएफ के लिए जाना पड़ेगा आपको कहां पर, तो सानवी जीएस सेंटर पर आप जा सकते हैं, आपको प्रतिदिन का पीडीएफ यहां से आपको मिल जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। तो ध्यान रखना है, कॉमन सेंट्रल विस्टा का नाम क्या रखा है, यहाँ पर जो है क्या नाम है, ये सचिवालय है। कॉमन सेंट्रल आपको जो दिखने को मिल रहा है क्या, सचिवालय है ना। ये जो कॉमन सेंट्रल क्या है आपको सचिवालय, और कॉमन सेंट्रल सचिवालय का जो नाम रखा गया, क्या नाम रखा गया है, ये कर्तव्य भवन नाम रखा गया। क्या नाम रखा गया है, तो कर्तव्य भवन नाम रखा गया है। तो ये ध्यान रखना। और इसका उद्घाटन किनके द्वारा किया जा रहा है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया जा रहा है। उम्मीद है कि आप प्रश्न को अच्छे से समझ चुके होंगे। ठीक है, चले अगले प्रश्न पर। चलिए देख लेते हैं कि अगला क्या प्रश्न है। और अगला प्रश्न जो देखने को मिलता है आपको राज्यों से संदर्भित है। क्या है राज्यों से संदर्भित, देख लेते हैं। हाल ही में किस भारतीय राज्य के, क्या है कि हाल ही में किस भारतीय राज्य के जेलियांग सामुदायिक रिजर्व में एशियाई विशालकाय कछुए को पुनः लाया गया है। ये कहां पर लाया गया है, ये नागालैंड में लाया गया है। इस तरह का जो प्रश्न आपको देखने को मिलता है, इस तरह का प्रश्न जब परीक्षा में पूछा जाता है तो अच्छे अच्छे विद्यार्थी से नहीं बन पाता है। क्यों नहीं बन पाता है, क्योंकि ये जो प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है ये पर्यावरण से संदर्भित रहता है। और पर्यावरण जो है आप लोगों को पढ़ाया नहीं जाता है। अधिकांश जो सर होते हैं पर्यावरण को छोड़ के ही चलते हैं ना। तो पर्यावरण के लिए जब भी पर्यावरण से प्रश्न पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है, अच्छे से ध्यान रखना है ना। आप लोगों को पर्यावरण जो पढ़ाया जाता है क्या, ज्योग्राफी के तहत ही पढ़ा दिया जाता है। तो पर्यावरण से जो है प्रश्न जब भी आए तो आपको अच्छे से ध्यान रखना। और इसी तरह का प्रश्न क्या है, करंट अफेयर्स में पूछा जाता है ना। जब आसान मान के चलिए करंट अफेयर्स रहता है तब तो कोई बात ही नहीं है। जब मान के चलिए थोड़ा सा यदि आपको टफ क्वेश्चन दिया जाए तो टफ क्वेश्चन जो बनाया जाता है कैसे बनाया जाता है, यही सब प्रश्न मान के चलिए दे देता है तो क्या लगता है कि टफ प्रश्न है ना। कि हाल ही में किस भारतीय राज्य के जेलियांग सामुदायिक रिजर्व है। एक तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जेलियांग एक रिजर्व जो देखने को मिल रहा है कहां पर देखने को मिल रहा है, ये नागालैंड में देखने को मिल रहा है ना। और यहीं पर जो है आपको एशियाई विशालकाय कछुए को, किसको, कौन से मान चलिए कि आपको जानवर को कह सकता है कि ये कछुए को पुनः क्या किया गया, लाया गया है। तो हाल ही में गंभीर रूप से कह सकते हैं ये संकटग्रस्त के अंतर्गत आ रहा है। ये संकटग्रस्त एशियाई विशाल कछुए है ना। इसके जो मान चलिए 10 कछुओं को क्या किया है, नागालैंड के पेरेन जिले में स्थित जेलियांग सामुदायिक अभ्यारण्य में क्या कर रहा है, उनके प्राकृतिक आवास में इनको पुनः छोड़ा गया है। वहां पे जो है आपको देखने को पहले भी मिलता था और अभी जो है कह सकते हैं ये संकटग्रस्त है। और इसी वजह से जो है इसको एक तरह से कहां पर, जेलियांग सामुदायिक अभ्यारण्य में एक तरह से 10 कछुए को ला के क्या कर दिया गया है, छोड़ दिया है कि अपनी वो जनसंख्या क्या करे, बढ़ाए। और एशियाई विशालकाय कछुआ जो है आपको एशिया का सबसे ये बड़ा स्थलीय कछुआ है। आपको जो ये देखने को मिल रहा है ये क्या है, एशिया का सबसे स्थल कह सकते हैं स्थल पर रहने वाला सबसे बड़ा ये कछुआ है। और यदि बात करते हैं ये उष्ण कटिबंधीय वन पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाते हैं। क्या भूमिका निभाते हैं, ये धीमी गति से चलने वाला शाकाहारी कछुआ है। क्या है, ये शाकाहारी कछुआ है, ध्यान रखना है। ये कहां पर रह रहा है, तो ये आपको कह सकते हैं कि मिट्टी पर स्थल पर रहने वाला ये सबसे बड़ा कछुआ है ना। ये पानी में नहीं रहता, ये कहां पर, तो ये आपको कछुआ जो है आपको दोनों जगह देखने को मिलेगा, पानी में भी देखने को मिलता है और कहां पर, ये सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आता है। तो सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आता है तो ये आपको देखने को मिलता है, कहां देखने को मिलता है, तो ये पानी और कहां पर कह सकते हैं आपको, ये उभयचर वर्ग में नहीं आता है। ध्यान रखेंगे उभयचर वर्ग में आप लोगों का जो परिभाषा है, क्या परिभाषा है कि मान चलिए कि जो दोनों जगह रहता है ना, जो जल में भी रहता है जो स्थल में भी रहता है उसको बोलते हैं उभयचर बोलते हैं। तो उभयचर के अंतर्गत ये क्या कहते हैं, आपको कछुआ नहीं आता है। ये ध्यान रखेंगे है ना। ये किस वर्ग में आता है, ये बायोलॉजी के अंतर्गत ये सरीसृप वर्ग में आता है। ये धीमी गति से चलने वाला क्या है, शाकाहारी कछुआ है। और बीजों के प्रसार और मृदा पुनर्, यहाँ पर देखिए ये क्या काम कर रही है, ये बीजों के प्रसार, मृदा पुनर्चक्रण तथा
वन पारिस्थितिकी के संतुलन को ये बनाए रखने में क्या करती है, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाता है। और इसी वजह से जो है इसको जो है जंगल का क्या बोला जाता है, जंगल का ये छोटा हाथी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, जंगल का। यदि आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि जंगल का छोटा हाथी किस जानवर को बोला जाता है, तो उस वक्त तो दिमाग ही नहीं काम करेगा कि मान के चलिए जंगल का छोटा हाथी किसको, कि ये कछुआ को भी बोला जा सकता है। ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है छोटा छोटा जो आपको जीव दिखाई पड़ रहा है, ये वैसे स्थल पर रहने वाला ये सबसे बड़ा कछुआ है ना। ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये स्थल पर रहने वाला सबसे बड़ा कछुआ है। और इसको जो है क्या बोला जाता है, कह सकते हैं आपको छोटा क्या कहा जाता है, हाथी बोला जाता है ना। तो सीधी सी बात है, इसको जो आपको बोला जाता है क्या बोला जाता है, तो ध्यान रखेंगे जंगल का छोटा हाथी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तो जंगल का जो है इसको छोटा हाथी बोला जाता है। किसको, ये कछुआ को बोला जाता है। और स्थल पर रहने वाला ये क्या है, सबसे बड़ा कछुआ है ना। और ये क्या है, शाकाहारी है। ये मान के चलिए किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, किसी भी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाता है ना। और ये बायोलॉजी के अंतर्गत किस वर्ग में आएगा, ये बायोलॉजी के अंतर्गत जो आता है ये किस वर्ग में, तो ये सीधी सी बात है सरीसृप वर्ग में, है ना। आपको अभी हो सकता है कि सरीसृप समझ में नहीं आ रहा है, उभयचर समझ में नहीं आ रहा है। आपके दिमाग में ऐसा चलता होगा कि वही बात फिर से, कि मान चलिए कि जैसे ही दोनों जगह रहता है उसको उभयचर बोलते हैं। तो ये आपको क्लियर कौन करेंगे, ये आपको करेंगे बायोलॉजी वाले सर करेंगे, है ना। जब भी आप बायोलॉजी पढ़िएगा तो उस वक्त मान चलिए कि वो सर आपको बताएंगे, क्या बताएंगे कि किसको सरीसृप बोलते हैं, किसको उभयचर बोलते हैं। यहाँ पर मान चलिए विशेष बातचीत नहीं कर सकते हैं। चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं आगे क्या है। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या है, कि राज्यों के निर्यात का अवलोकन 2024-25 रिपोर्ट के अनुसार कौन भारत का शीर्ष निर्यातक राज्य बना है। तो ये कौन सा राज्य बना है, तो ये गुजरात बना है। कौन सा राज्य बना है, तो गुजरात बना। ध्यान रखिएगा किसके बारे में बात कर रहे हैं, कि निर्यात। निर्यात किसको कह सकते हैं, जो मान चलिए कि हम लोग जो सामान मान चलिए जो वस्तु होता है उसको क्या करते हैं, दूसरे देशों में बेचते हैं, है ना। तो दूसरे देशों में जब बेचते हैं उसको क्या बोलते हैं, निर्यात बोलते हैं। जब दूसरे देशों से मंगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, आयात करना, है ना। खरीदना जैसे खरीदते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, आयात बोलते हैं। और जैसे बेचते हैं क्या बोलते हैं, निर्यात बोलते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मान चलिए कि राज्यों का ऐसा, मान चलिए सभी राज्यों में 2800 राज्यों में ऐसा कौन सा राज्य रहा है कि जो कि 2024-25 के रिपोर्ट के अनुसार से यदि बात करें कि भारत का शीर्ष राज्य मतलब सबसे ज्यादा निर्यात, तो वो कौन सा राज्य रहा है, ये गुजरात राज्य रहा है ना। तो गुजरात जो है, यदि बात करें गुजरात जो है आपको बीते वर्ष 2024-25 में देश के शीर्ष निर्यातक राज्य के रूप में क्या है, अपनी स्थिति को क्या करा है, बरकरार रखा है। वैसे पिछले वर्ष भी कौन रहा था, तो आपको गुजरात ही रहा था। और इस वर्ष भी कौन रहा है, तो ये गुजरात ही रहा है ना। और दूसरे स्थान पर यदि बात करें कि दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य रहा है, तो दूसरे स्थान पर जो है महाराष्ट्र रहा है ना। तो दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र रहा है, और तीसरे स्थान पर कौन, तमिलनाडु रहा है, चौथे स्थान पर कर्नाटक, है ना। उसके बाद मान चलिए कि आपको क्रम देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, आपको 1 to 3 याद कर सकते हैं ना। तो गुजरात क्या है, नंबर 1 पर है। दूसरे स्थान पर कौन सा है, महाराष्ट्र है। और तीसरे स्थान पर यदि बात करेंगे तीसरे स्थान पर कौन है, तो आपको तमिलनाडु है। और जैसे ही नाम आता है गुजरात, यदि मान चलिए कि शीर्ष निर्यातक राज्य है, तो सबसे हम लोग बातचीत कर लेते हैं गुजरात के बारे में। तो गुजरात की राजधानी क्या है, गुजरात की राजधानी जो आपको है क्या है, गांधीनगर है। उम्मीद है सभी को याद होना चाहिए। उसके बाद मुख्यमंत्री कौन है, भूपेंद्र पटेल है। और राज्यपाल कौन है यहाँ के वर्तमान में, तो आचार्य देवव्रत हैं। यदि बात करें कि लोकसभा की कितनी सीटें हैं आपको गुजरात में, तो लोकसभा की आपको देखने को मिलेगी 26 सीटें। और आपको राज्यसभा की यदि बात करें कि राज्यसभा की कितनी सीटें देखने को मिलती है, आपको 11 सीटें देखने को मिलती है ना। तो उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे कि निर्यात में कह सकते हैं कि ऐसा कौन सा राज्य रहा है कि जो कि इस वर्ष आपको सर्वाधिक निर्यात किया है ना। 2024 का डाटा के बारे में बात कर रहे हैं। 2024 के डाटा के अनुसार से आपको जो निर्यातक कह सकते हैं, जो दूसरे देशों में हम लोग सामान भेजते हैं, उसके अनुसार से कह सकते हैं कि सबसे नंबर 1 पर कौन सा राज्य आपको रहा है, गुजरात रहा है ना। और दूसरा स्थान आपको महाराष्ट्र का है। चलते हैं अगले प्रश्न पर और बात करते हैं अगला प्रश्न क्या है। और ये प्रश्न आप लोगों के लिए जो है महत्वपूर्ण है, और आप अच्छे से इस प्रश्न को ध्यान रखेंगे। आपको हो सकता है कि किसी परीक्षा में आपको ये प्रश्न पूछा जा सकता है ना। इसको आप VVI लगा के रख लेंगे, ठीक है। आपको ये महत्वपूर्ण प्रश्न के अंतर्गत रहेगा क्या रहा ना, एक नाम याद रखना है आपको, क्या, कबक यानो। क्या नाम रखना है आपको, कबक यानो। और पूछा जा रहा है कि कबक यानो किस राज्य के पर्वतारोही हैं जिन्होंने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर क्या किया है, सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। और ये किस राज्य की, कबक यानो जो आपको देखने को मिल रहा है किस राज्य की है, अरुणाचल प्रदेश की राज्य की है ना। तो ये आपको सबसे पहले मान चलिए देखने को मिलता है कि किससे संदर्भित ये किस प्रश्न आ रहा है ना, किस मान चलिए विषय से, सब्जेक्ट क्या है। ये सब्जेक्ट आपको जो सिलेबस के अंतर्गत आ रहा है किसके अंतर्गत, ज्योग्राफी के अंतर्गत आ रहा है। तो ज्योग्राफी के अंतर्गत देखिए क्या है, सबसे पहले तो हम लोगों को देखिए यहाँ से क्या क्या प्रश्न बन सकता है और क्या क्या प्रश्न पूछा जा सकता है। सबसे पहले आप लोगों को देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी। तो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है,
तो ये किलिमंजारो है ना। और किलिमंजारो पर जो मान के चलिए चढ़ने में सफलता प्राप्त की है कौन है, भारत की, ये जो है भारत की आपको कबकयानो है, जो किस राज्य की रहने वाली है, ये अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली है। तो अरुणाचल प्रदेश की पर्वतारोही जो पर्वत पर चढ़ने वाले हैं उसको क्या बोला जाता है, पर्वतारोही बोला जाता है। जो अरुणाचल प्रदेश की पर्वतारोही है क्या नाम है इनका, कबक यानो है। और अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर ये क्या करनी है, चढ़ने में ये सफलता प्राप्त की है। तो ये मान चलिए आपको ध्यान रखना है कि किस राज्य की है, तो ये आपको अरुणाचल प्रदेश की है। यह ना केवल अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी बल्कि यह विश्व की सबसे ऊंची कह सकते हैं कि स्वतंत्र रूप से खड़ी पर्वत चोटी भी इनको माना जाता है। अफ्रीका की जो सीधी सी बात है यहाँ पर आप समझ लीजिए एक लाइन में कि अफ्रीका की जो सबसे ऊंची चोटी है इसको विश्व की सबसे कह सकते हैं कि खड़ी है ना। आपको ये जो स्लोप बनाया जाता है ये क्या है, सबसे इसको खड़ी चोटी बोला जाता है ना। तो खड़ी चोटी किसको बोला जा रहा है, आपको अफ्रीका की किलिमंजारो को। तो सबसे ऊंची स्वतंत्र रूप से ये जो आपको देखने को मिल रहा है खड़ी पर्वत चोटी भी इसको कहा जाता है, किसको, ये किलिमंजारो को। तो ये ध्यान रखना है। और यदि बात करें कि सेवन समिट्स किसको बोला जाता है, सीधी सी बात है कि 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी यदि बात करें, जितने भी मान चलिए कि हम लोगों के पास जो महाद्वीप है पृथ्वी पर, तो 7 महाद्वीप की यदि सबसे ऊंची चोटी बात करें तो उसमें से एक चोटी देखने को मिल रहा है, कौन सा, किलिमंजारो। और किलिमंजारो पर सफलता मान चलिए कि चढ़ने पर सफलता प्राप्त की कौन की है, आपको कबकयानो की है। जैसे ही यदि बात आती है कबकयानो का, तो कबकयानो के बारे में हम जैसे ही आती है बात तो हम लोग देख लेते हैं कबकयानो को। ये जो आपको प्यारा सा तस्वीर देखने को मिल रहा है और जो आपको तिरंगा फहराते हुए दिखने को मिल रहा है ना, तो ये कौन है, ये अपने भारतीय है, अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली है, कबकयानो है। अच्छे से इसको ध्यान रखना है कबकयानो को, है ना। क्या नाम है इनका, कबकयानो है, किस राज्य की, तो आपको राज्य भी पूछा जा सकता है, तो आपको अरुणाचल प्रदेश की। और किस मानचिले पर्वत पर ये चढ़ने में सफलता प्राप्त की है, तो आपको ये आपको अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी क्या नाम है उसका, किलिमंजारो है ना। जब मान चलिए आपको फिर से वही बात बोलेंगे कि ज्योग्राफी जब पढ़ाएंगे तो आपको किलिमंजारो के बारे में विस्तार से आपको सर के द्वारा पढ़ने को मिलेगा। अभी ध्यान रखना है किस पे चढ़ने में सफलता प्राप्त की है, कौन की है, आपको कबकयानो की है ना। जहां पर भी यदि आप पढ़ चुके होंगे किलिमंजारो के बारे में तो वहां पर आप लिख लेंगे, या नहीं तो आप जैसे ही पढ़िएगा तो आने वाले दिनों में ये अपने कॉपी में आप लिख के रखिएगा, जिससे आपको क्या होगा, ध्यान रहेगा, है ना। चलिए अगले प्रश्न पर, चलिए अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगला क्या प्रश्न है, और अगला जो प्रश्न देखने को मिल रहा है, ये बार्क इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो बार्क इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में जो नियुक्त किया गया है किनको, आपको गौरव बनर्जी को नियुक्त किया गया है। और बार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल होता है। क्या होता है, एक तो फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखना है कि बार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, तो फुल फॉर्म होता है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल होता है। और इसके जो अध्यक्ष के रूप में बनाया गया, किनको बनाया गया है, ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है गौरव बनर्जी, इन्हीं को क्या बनाया गया है, आपको बार्क इंडिया के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि ब्रॉडकास्टिंग ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया के जो नए अध्यक्ष बने हैं कौन बने हैं, तो गौरव बनर्जी बने हैं। और वर्तमान में यदि बात करते हैं कि बनर्जी जो वर्तमान में देखने को मिल रहा है, ये सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया के एमडी और ये सीईओ हैं। क्या है, सोनी पिक्चर्स आप लोग देखे होंगे, है ना। जितने भी मान से सोनी के बहुत सारे चैनल है टीवी पर, आप देखते होंगे कि सोनी का बहुत सारा चैनल है। तो सोनी के ये क्या है वर्तमान में आपको एक तरह से कह सकते हैं एमडी और सीईओ है, कौन है, गौरव बनर्जी। और इन्हीं को जो है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल का क्या बना दिया गया है, आपको एक तरह से कह सकते हैं कि अध्यक्ष बना दिया गया। तो ध्यान रखना है कि बार्क के जो है नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये गौरव बनर्जी बने हैं। समझ रहे होंगे प्रश्न को। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला क्या प्रश्न है, अगला प्रश्न ध्यान रखिएगा, क्या है अगला प्रश्न, हाल ही में सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को पैनल में शामिल करने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो ये मान के चलिए कौन सा बना है पहला राज्य, तो पंजाब बना है। तो पंजाब क्या कर रहा है कि सांकेतिक भाषा है ना, जो सांकेतिक भाषा होती है, तो सांकेतिक भाषा के विशेषज्ञों को पैनल में शामिल करने वाला ये पहला राज्य बन चुका है। तो ये ध्यान रखेंगे, है ना। ये क्या हो रहा है, क्यों इसको शामिल किया जाता है, न्याय प्रणाली को कह सकते हैं कि अधिक समावेशी बनाने की दिशा में एक अग्रणी कदम उठाते हुए पंजाब कह सकते हैं, पंजाब की सरकार जो है भारत का पहला ऐसा राज्य बनने जा रही है जो किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत कह सकते हैं कि सांकेतिक भाषा द्विभाषियों, अनुवादकों और विशेष शिक्षकों को कह सकते हैं कि औपचारिक रूप से सूचीबद्ध ये करेगी। और यह पहल जो है केवल किशोर न्याय मामलों तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसे जो है बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत आने वाले मामलों में कह सकते हैं कि इसमें भी विस्तारित किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, किसके अंतर्गत रखना है, ये पंजाब राज्य। और पंजाब क्या कर रही है, सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को पैनल में शामिल करने वाला ये क्या बन रहा है, पहला ये राज्य बन रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा राज्य बना है ना। तो सांकेतिक भाषा आप लोग समझते होंगे, तो सांकेतिक भाषा के अंतर्गत कह सकते हैं कि कौन सा पहला राज्य बन रहा है, जो है ये है पंजाब है। चलिए अगले प्रश्न पर, चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है देख लेते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अगला क्या प्रश्न है, देखिए क्या है अगला प्रश्न। हाल ही में, है ना, हाल ही में
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस बीमारी को कैंसर कारी घोषित किया है? ये कौन सी बीमारी को? तो हेपेटाइटिस डी को। ये ध्यान रखना, किस बात कर, ये हेपेटाइटिस डी के बारे में बातचीत कर रहे हैं, है ना। तो हाल ही में जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा जो है हेपेटाइटिस डी को जो है कैंसर कारी घोषित किया है। तो ध्यान रखिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जो है हाल ही में किस बीमारी को, तो हेपेटाइटिस डी को क्या कर दिया है, कैंसर कारी बीमारी के रूप में वर्गीकृत कर दिया है ना। और जिसमें कह सकते हैं कि वायरल हेपेटाइटिस को रोकने की तत्काल आवश्यकता पर क्या कर दिया है, बल दिया गया है, जो एक बढ़ता हुआ सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट है। तो देखते होंगे हम लोग, क्या देखते हैं कि हेपेटाइटिस का जो मामला है बहुत ही ज्यादा आता है ना, सभी जगह, भारत के साथ साथ मान के चलिए कि विदेशों में भी आपको देखने को मिलता है। लेकिन हेपेटाइटिस का प्रकार होता है, जैसे हेपेटाइटिस के बारे में बात करते हैं तो हेपेटाइटिस आप लोग ए सुने होंगे, हेपेटाइटिस बी सुनेंगे, हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस डी, है ना। तो हेपेटाइटिस बी आपको जो है सर्वाधिक देखने को मिलता है, ठीक है, हेपेटाइटिस बी क्या है, सर्वाधिक देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो है कैंसर कारी किसको घोषित किया गया था, हेपेटाइटिस डी को घोषित किया गया है। चलिए हम लोग रखते हैं आज का करंट अफेयर्स का सेगमेंट यहाँ तक ही रखते हैं, और आप लोगों को बता दें, है ना, जो नए छात्र हैं उनके बारे में बातचीत कर रहे हैं कि यहाँ पर आपको अंत में क्या करते हैं, आपको एक प्रश्न पूछते हैं और जैसे आपको उसका आंसर देना होता है। यहाँ पर मान चलिए देख लेते हैं, जो कल आप लोगों को प्रश्न पूछे थे उसका मान चलिए सही आंसर क्या है, जो पिछला वीडियो, कल का कहने का अर्थ क्या है, पिछला वीडियो। और जो भी प्रश्न आप लोगों को पूछते हैं, आप लोगों को पढ़ाया हुआ ही पूछते हैं, जो मान चलिए हो सकता है कि 2-3 दिन हो, जो पढ़ाया हुआ है वीडियो में वही, वहीं से आपको एक प्रश्न लेते हैं और वो प्रश्न का आपको जवाब क्या देना है, आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जिस भी चैनल पर आप देख रहे हैं उस चैनल पर जाना है, आपको कमेंट बॉक्स में क्या करना है, अपना जवाब आंसर के साथ लिख देना है। जैसे भी मान चलिए, जैसे यहाँ पर देख लेते हैं कि निम्न में से किसे, है ना, क्या बात कर रहे हैं कि निम्न में से किसे ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, इसका सही आंसर जो होगा सारा तेंदुलकर होगा। और इसके बारे में आपको पूरे विस्तार से बताए थे कि ये किनकी पुत्री हैं, ये मान आपको क्रिकेटर जो है सचिन तेंदुलकर, उनकी पुत्री हैं, और इन्हीं को जो है आपको कह सकते हैं कि क्या बनाया गया, ऑस्ट्रेलिया पर्यटन अभियान का क्या ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है ना। तो ध्यान रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, तो ये सारा तेंदुलकर को बनाया गया, और इसके बारे में आपको विस्तार से पढ़ा चुके हैं, है ना। चलिए अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो आप लोगों से अगले प्रश्न कहने का अर्थ है कि आप लोगों से क्या करते हैं, अंत में एक प्रश्न पूछते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे पिछला प्रश्न पर देखे होंगे, क्या उसका आंसर आपको बता दिए, है ना, और इसका जो है आपको आंसर कब बताएंगे, कल बताएंगे। लेकिन आपको क्या करना है, इससे पहले आपको मेरे से बताने से पहले आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर लिखना होगा कि इसका सही आंसर क्या है। आइए देख लेते हैं क्या है आज का प्रश्न। तो आज का प्रश्न जो आपको देखने को मिल रहा है, निम्न में से कौन पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा बन गई है। तो इसका सही आंसर क्या है, आपको जवाब देना है, कहां पर, कमेंट बॉक्स में देना है। जो भी आपको आंसर लगता है, मान चलिए आपको लगता है कि दिल्ली विधानसभा, तो दिल्ली विधानसभा ए लिख के आंसर लिखिए। यदि आपको लगता है कि बी आंसर सही है तो आपको क्या करना है, आंसर बी देना है। यदि आपको लगता है कि आंसर सी है तो आपको सी दीजिए, यदि आपको लगता है आंसर डी है तो डी दीजिए। आपको जो भी आंसर लगता है वो आप लिखने की कोशिश करिए। यदि आप वीडियो को अच्छे से, पिछला वीडियो को वॉच किए होंगे तो ये प्रश्न जो है आपको आसानी से बनेगा, है ना। इससे क्या पता चलता है कि आप वीडियो को अच्छे से पूरी तरह से वॉच कर रहे हैं और प्रश्न को अच्छे से समझ रहे हैं और आपसे प्रश्न बन रहा है ना। इसका अर्थ यही है, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।